अगर यस बैंक डूबेगा तो ये तीनों बैंक डूब जाएंगे। मतलब अगर यस बैंक के से पैसा मतलब छीन लिया और यस बैंक गिर गया तो मतलब जी आवाज आ रही है मेरी सबको? चलिए, हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन द लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक। तो मेटल पर अगर लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में आएगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो ये लाइट के पार्टिकल नेचर को बताता है। दिस कैन नॉट बी explained by wave nature of the light. Question number 2, question number 1, if सही है। चलिए बनाइए।
ठीक है, तो चलिए मैं, बहुत आसान है, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपको वर्क फंक्शन निकालना है तो E माइनस काइनेटिक एनर्जी, बस आप E निकालिए, काइनेटिक एनर्जी अलग से निकाल लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन का खास ध्यान देना है, मेन है आपका कैलकुलेशन। आपके पास फोटोन की जो एनर्जी होगी तो C बाई लेमडा 19.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 एंड द 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। तो आपको इसको टोटल आपके पास आ जाएगा कि 19.89 10 टू द पावर माइनस 26 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। तो आपके पास EP आ जाएगा। अब देखिए इसमें गलती ये हो सकती है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी की यूनिट जूल आएगी, और आप देख लीजिए कि काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है जूल पर मोल, तो आपके ऊपर है, तो आप इसको जूल पर मोल में निकालिए। मतलब 8.89 26 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻7 इंटू अवोगाड्रोस नंबर। तो आप इसको जूल पर मोल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सर हाँ सर बोलिए। हाँ राउंड बोलिए। ऑफ करके 6 ले लेना। हाँ ले लेंगे, कोई बात नहीं है, ले लेंगे, बस कोई बात नहीं। मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कैलकुलेशन में ले लीजिए, कोई ऐसा नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर EP अगर हम इसको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और इसको राउंड ऑफ ले लीजिए 6 इंटू 1023। अब सॉल्व कर लीजिए। 3 2 ज़ा 6, 4 इंटू ये ऊपर गया तो -6 कितना हो जाएगा, -18 और 10 टू द पावर 5। बताइए यही आएगा, इतना वही आएगा। और आप ना भी नेगलेक्ट कीजिएगा ना तो वही लगभग आएगा 3.99 या 98 इस तरह की वैल्यू आएगी। तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर आपका 5 जूल पर मोल हो गया, बस। तो ये सब ख्याल रखना है, यूनिट का ख्याल रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। हाँ, अगर काइनेटिक एनर्जी जूल में दी रहती तो हमें अवोगाड्रोस नंबर से इसको मल्टीप्लाइड करने की जरूरत नहीं है। बताइए, अब आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू फोटोन माइनस काइनेटिक एनर्जी, और आपके पास 10 टू द पावर 5 कॉमन ले लीजिए, 4.1.68। तो आपका आंसर 4 को अगर आप 4 माइनस 1.68 करेंगे तो 2.32 आएगा। 2.32 10 टू द पावर 5 जूल, और आप भी इसमें यूनिट जो लिखेंगे वो पर मोल लिखेंगे, गलती। चलिए बताइए, ये न्यूमेरिकल सबको समझ में आया या नहीं आया? युवराज, यश, मानस, हर्षित, अच्छा हर्षित लेट से आए हैं। युवराज, यश, खसपेल, मानस जोशी, गौरव साहू, दिव्यांशी, सबको समझ में आया? कोई टफ नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। लिख लिया आप लोगों ने? युवराज कुछ पूछना है? युवराज और यश, गौरव साहू, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बताइए, समझ में आ गया? आगे बढ़ें। जूबिया,
नहीं, क्यों 1 इलेक्ट्रॉन कहना है? यहाँ पर थोड़ी ना दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो दिया ही नहीं हुआ है। पर मोल है तो आप क्यों इतना कॉम्प्लेक्स करेंगे? आपको कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है वो थोड़ी ना दिया हुआ है, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि जूल पर मोल को जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, किसी एक यूनिट में ले आइए। फर्क है, या तो आपको एक यूनिट में लाना है, दोनों से आंसर सेम आएगा खसपेल, समझे खसपेल? सेम यूनिट में लाना है। हाँ, मेन मकसद है सेम यूनिट बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 3-4 क्वेश्चन के बाद हम लोग बोर मॉडल शुरू करेंगे। एक मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं ऑप्शन के साथ, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट होगी, मैं देखना चाहता हूं कि किसको कितनी लैंग्वेज समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है रिमूव होना, ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, ऑफ एन एटम इज, आराम से शॉर्टकट से कर लीजिए, जब ऑब्जेक्टिव दूं तो शॉर्ट फॉर्म में कीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? तो एनर्जी की यूनिट है। एंड अ फोटोन of 300 nanometer is incident। तो जब जब फोटोन इंसिडेंट हुआ ऑन एन एटम, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, बहुत आसान है, इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ए ऑप्शन, ऑप्शन में दे रहा हूं कि आपको समझ में आए, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी ऑप्शन है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी बनाइए, बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, शॉर्टकट से कर लीजिए। यश का सी आंसर आया। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हो सकता है कि आपको ये कंफ्यूजन हो, मैं इसलिए क्वेश्चन दिया हूं कि क्वेश्चंस के फॉर्म में एक बात गौर से सुन लीजिए। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब ही होता है कोई मेटल गैसेज स्टेट में हो उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाए। और गौर से सुनिए, वर्क फंक्शन भी इसी को कहते हैं, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस। आयोनाइजेशन एनर्जी
ऐसे लिख देता हूं कि आपको कोई भी कभी कंफ्यूज करे। देखो दोनों की डिफिनेशन एक ही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए आयनाइजेशन। तो देखिए गौर से सुनिए, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ionization energy and work function are almost same। दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम, मतलब ये इट मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी अगर कम है तो वर्क फंक्शन भी कम होगा, और आप पढ़ चुके हैं वर्क फंक्शन कम होगा तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इजेक्ट, हाँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस बिकम्स इजियर। पहले एक थ्योरी इसीलिए न्यूमेरिकल के जरिए लिखाया हूं मैं। बट दूसरा पॉइंट, बट देयर इज माइन्यूट डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है गौर से सुनिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन जब आगे पढ़िएगा तो पढ़िएगा, लेकिन यहां पर एक लाइन याद रखना है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज रिलेटेड टू gaseous atom, but work function is related मैं यहां पर जगह खाली नहीं था, रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम का मतलब हुआ सॉलिड, इसलिए याद रखिए आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन गैसेज है। मेटल को गैस में कन्वर्ट किया जाता है, तब हम गैस से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेडिएशन। लेकिन अगर सॉलिड से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं तो रेडिएशन इमिट्स करनी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन बोथ आर डिफाइंड विथ सेम मैनर, but there is minute difference। ionization energy is related to gaseous atom, work function is related to group of atom। group का मतलब solid। बताइए ये सबको समझ में आया? ये लिख लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूं। तो कहीं पर अगर न्यूमेरिकल में आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ हो तो आप समझ जाइए वर्क फंक्शन गिवन है। अगर आयनाइजेशन एनर्जी गिवन है तो आप समझ जाइए कि वो वर्क फंक्शन है, इसलिए मैंने ये लिखा दिया। बोलिए सबको समझ में आया? मानस, खसपेल, मानस विनशा, ये कंसेप्ट सबको समझ में आया? युवराज तुम कुछ नहीं बोल रहे हो आज। युवराज समझ में आ रहा है? युवराज वेरी गुड, बहुत अच्छे युवराज खान। हाँ चलिए लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी बोलिए। तो न्यूमेरिकल में अगर आयनाइजेशन एनर्जी गिवन हो तो आप समझ जाइए कि आपको तो आपको 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ था, ठीक है, ये तो लिख ही लिया होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी को 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहने दीजिए। अब ये निकाल लीजिए। तो आपको मालूम है Sc बाई लेमडा है, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, लॉन्ग कट से भी कर सकते हैं। तो आपको मालूम है 1240 लेमडा नैनोमीटर था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। तो 1240 बाई 300, समझा? तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा बताइए? तो 1240 डिवाइडेड बाई 300 तो 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब आइए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E माइनस वर्क फंक्शन। यहाँ पर वर्क फंक्शन आयोनाइजेशन एनर्जी, तो 4.13 माइनस 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लगभग कितना आएगा? तो 1.7।
तो बताइए 1.7 आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सी ऑप्शन था। हाँ, तो ये आपका सी ऑप्शन आया। गुड, जिनका भी सी आया है सब सही है। तो देखिए कितना, हाँ आमना 4.1 नहीं आएगा। हाँ हाँ चलिए, हाँ समझ गए समझ गए। अच्छा 4.1 ये आप कहना चाह रही थी। ओके ओके, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। क्लियर है सबको? बताइए एक दफा, क्लियर हो रहा है? कभी पानी है। चल, इसमें भी मैं ऑप्शन दूंगा और सारे लोग ध्यान देंगे। देखिए, व्हेन मेटल इज इरिडिएटेड, इरिडिएटेड का मतलब वही हुआ कि रेडिएशन स्ट्राइक की विथ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 4.5 10 to the power 16 hertz, then photoelectron emitted had kinetic energy 3 times than the kinetic energy of photoelectron. When the same metal is irradiated with light of frequency 2.5 10 to the power 16 hertz, calculate the critical frequency. Critical frequency is also called threshold frequency. आपके पास ऑप्शन है 1.5 10 to the power 16 hertz, B है 3 into 10 to the power 16 hertz, C है 2 into 10 to the power 16 hertz, D ऑप्शन है नन। मानस का आंसर आ चुका है और सब आंसर दें। हाँ युवराज, हाँ ए लिख दिया काफी है, ए लिख दिया काफी है। देखिए दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, बनाने में बहुत आसान है। क्वेश्चन लिख लिया होगा सारे लोगों ने। चलिए भाई, वेरी गुड। देखिए इसमें क्या है कि आप काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आपको मालूम है, E - W।
पहले तो ये आपको आना चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, ठीक है भाई। तो आप क्या कीजिए, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2 E1 माइनस डब्ल्यू नॉट E2 माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, ओरल कर लिया, ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। हम ओरल कैसे समझाएंगे, हम तो कैसे हुआ ये समझाएंगे ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो कह रहा है कि डब्ल्यू नॉट सेम मेटल है। जब मेटल सेम है तो वर्क फंक्शन सेम होगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये जो होगी वो दूसरे की काइनेटिक एनर्जी की ट्रिपल होगी। तो हम इस तरह लिख लेंगे, समझा कि नहीं। और एच म्यू 1 माइनस एच म्यू नॉट डिवाइडेड बाई एच म्यू 2 माइनस एच म्यू नॉट। तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक 3 इज इक्वल टू म्यू 1 म्यू नॉट म्यू 2 म्यू नॉट। अब आइए, 3 इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू दी हुई है। तो वैल्यू अगर आपको दी है तो V1 कितना दिया हुआ है, 4.5 10 टू द पावर 16। म्यू नॉट मालूम नहीं है, ये आपके पास दिया हुआ है 2.5 10 टू द पावर 16 म्यू नॉट। तो 7.5 10 टू द पावर 16 3 म्यू नॉट 4.5 10 टू द पावर 16 माइनस म्यू नॉट। अब इसको हम सॉल्व कर लें, बस अब म्यू नॉट आ जाएगा। तो सॉल्व करने का तरीका ये 7.5 और 4.5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 16 2 म्यू नॉट, समझा। तो म्यू नॉट इज इक्वल टू 1.5 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज। तो ये है आपको कैसे हुआ। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा, जल्दी बताइए। चलिए, एक थ्योरी पढ़ते हैं, उस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। एक टॉपिक डालिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ भी नहीं है, गौर से सुनिए। मान लीजिए आपके पास कल मैंने बताया था आपके ऊपर है, मान लिया इसको हमने एनोड मान लिया, इसको पॉजिटिव है, इसको मैंने कैथोड। वो आपके ऊपर है, आप प्लेट किधर भी रख सकते हैं, कोई ये नहीं है। लाइट स्ट्राइक की, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, ठीक है। तो करंट कहाँ से जाएगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब देखिए, पहले इसकी डिफिनेशन समझिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ही हुआ कि अगर हम इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन को रोकना चाहें
तो हम कैसे क्या करेंगे। तो पहले तो मैं आपको डिफिनेशन लिख देता हूँ, फिर उसको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, अभी डायग्राम नहीं बनाएगा। पहले लिखिए द मिनिमम पोटेंशियल, द मिनिमम पोटेंशियल, पहले डिफिनेशन समझ लें। द मिनिमम पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट becomes zero, यानी इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब मैं इसको आपको थ्योरेटिकली समझाता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल या कहीं पर लिखते हैं स्टॉपिंग वोल्टेज। अगर मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रोकना है तो आप मिनिमम वोल्टेज अप्लाई कर दीजिए। अच्छा 1 मिनट युवराज, मैं डाउट क्लियर करूंगा, 1 मिनट। हाँ, तो क्या किया गया कि आप क्या कीजिए कि आप इसके अगेंस्ट में एक अनदर, देखिए यहाँ मिनिमम पोटेंशियल बना दीजिए। यहाँ देखिए जहां पॉजिटिव था यहाँ निगेटिव है। तो अगर आपके घर में वायरिंग है, करंट हो रहा है, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम पोटेंशियल अप्लाई कर देंगे तो कुछ देर के बाद करंट जीरो हो जाएगा। वही है कि ये आपका करंट फ्लो हो रहा है, हम इस ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है इसको इतना कम कर दें, इतना कम कर दें कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाए। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरे जूबिया मैं रिपीट ही तो कर रहा हूं। ए अल्लाह, 5 मिनट पहले सुने तो कम से कम, प्लीज सुने। मैं खुद 10-10 दफा बोलता रहता हूँ, सुने प्लीज। मैंने ये कहा कि हम लोग टॉपिक ये एनालाइज कर रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। पहले तो ये समझें कि द मिनिमम पोटेंशियल एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो कैसे किया जाएगा। तो ये तो ओरिजिनल हो गया जहां करंट फ्लो कर रहा है। हमने क्या किया, उसके अगेंस्ट में एक एक्सटर्नल वोल्टेज ले लिया और ये मिनिमम जो पॉजिटिव टर्मिनल था वो नेगेटिव, ये है अपोजिट वोल्टेज, अपोजिट। तो क्या होगा, कुछ देर के बाद करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वो मिनिमम पोटेंशियल जहां पर करंट जीरो हो जाए तो हम समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन रुक गया। समझ में बात आ रही है कि नहीं। तो उस पोटेंशियल को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई पूछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हमें स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आप कहिए कि उसके अगेंस्ट में एक मिनिमम वोल्टेज ले लें, इतना मिनिमम ले लें कि उस वोल्टेज पर करंट जीरो हो जाए, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। बताइए, ये थ्योरी सबको समझ में आई? अगर किसी को डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछिए। जुबिया खान समझ में आया? मैंने रिपीट किया 2 दफा। हाँ, तो थोड़ा सा एकदम पेशेंस रखिए, आपको जरूर आएगा। हाँ, मानस जोशी, हसपेल, गौरव साहू, आया समझ में? जल्दी बताइए, समझ में आया? मानस, विनशा, गौरव साहू, मानस जोशी, यश, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया या नहीं आया? कि अगर हम उसके अगेंस्ट में, जी। अब युवराज आप अपना डाउट पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे युवराज?
अच्छा माइक ऑन कर देता हूँ, ओके। हाँ पूछिए युवराज। सर स्टार्टिंग में हमने कहा था ना कि ये नोड और कैथोड को कुछ भी ले सकते हैं किसी भी साइड पे। हाँ हाँ पॉजिटिव, वो हाँ किसी भी साइड ले सकते हैं, बस ये है कि एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ये है। हाँ यस। तो सर उसमें ये नहीं होता कि सेल का पॉजिटिव साइड कैथोड के साइड होगा और सेल का नेगेटिव एनोड के साइड होगा? नहीं 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 नहीं, ये प्लेट हमने पोलैरिटी वही दी है ना, देखिए किसी, देखिए एनोड पॉजिटिव ही है, कैथोड नेगेटिव है। अगर आप प्लेट को आप ऐसे कर दें, अगर आप इसको कैथोड इसको एनोड कहते हैं तो इधर नेगेटिव दे दीजिए, इधर पॉजिटिव दे दीजिए। समझ रहे हैं ना आप? हाँ जी सर, वही पूछ रहा था, मतलब हाँ 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 पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा। हाँ पॉजिटिव है, एनोड पॉजिटिव होता है तो कैथोड पॉजिटिव ही के नेगेटिव। साइड। हाँ अब साइड चेंज कर सकते हैं, पोलैरिटी चेंज नहीं कीजिएगा, है कि नहीं? हाँ सर, वही हाँ पूछ रहा था हाँ कि नहीं नहीं कोई पॉजिटिव बात नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव हाँ नहीं नेगेटिव। नहीं नहीं, आप पूछ सकते हैं, बस साइड चेंज कर दीजिए। पोलैरिटी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, आपके ऊपर है, आप जैसे भी रखिए। और सर ऑपोजिट जब हमने कर दिया उसे, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है उसका अपोजिंग होगा। हाँ जी। इलेक्ट्रॉन तो इसी है कि नहीं, हाँ जैसे जी घर सर। में वायरिंग की हुई है, एक पोटेंशियल में करंट है, बल्ब ग्लो कर रहा है, अगर उसके अगेंस्ट में हम कुछ कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, करंट कुछ देर के बाद सर उसी वो हो जीरो हो जाएगा, जाएगा सर, कट जाएगा। कट जाएगा। तो वही हाल यहाँ पर है कि अगर हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगर हमें, तो सर इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो हमारी वैसी जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी इक्वली होगी। ऑब्वियसली जितना होगा आप कम नहीं, मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो डाटा पर डिपेंड करेगा। बहुत ही कम है ना, लिखा हुआ है ना द मिनिमम वोल्टेज। हाँ जी सर। हाँ तो करते करते जिस पोटेंशियल पर अगर वो रुक जाए तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है? हाँ जी सर, थैंक यू। चलिए थैंक यू थैंक यू, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इससे एक फार्मूला डिराइव होगा, सारे लोग सुनिए, लिखिएगा नहीं। पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन, सॉरी हाँ आपने पढ़ा होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज को पोटेंशियल कहते हैं, पढ़ा है ना 9th 10th में? तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू वी, ये आपने पढ़ा है ना, पढ़ा होगा आपने। अब सुनिए, वर्क जो होता है, वर्क इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे हम यहाँ पर वर्क डन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी का हाफ, मैकेनिक्स में हाफ mv², अगर चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर मूव करे तो जो वर्क डन होता है उसको हम काइनेटिक एनर्जी, पहले ये बात समझिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये फिजिक्स में भी है और यहाँ भी समझिए। क्या ये चीजें सबको समझ में आई कि नहीं आई? आमना, दिव्यांशी, गौरव, मानस, ये जो यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया ये सबको समझ में आया कि नहीं? वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पोटेंशियल का फॉर्मूला, क्लियर? सच सच बताइए, मानस बिन शाह, गौरव साहू, आपका रिस्पांस नहीं आता है, जल्दी बताइए। मानस, ये फॉर्मूला सबको समझ में आया? हाँ वर्क डन का फॉर्मूला, गुड, ठीक है। अब देखिए युवराज, यश, सबको समझ में आ गया? ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए एक दफा और, जल्दी बोलिए, युवराज एंड यश। तो देखिए, तो फ्रॉम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है E - W0। तो आप ये भी लिख सकते हैं
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अच्छा देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू वी। तो चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो क्या कहेंगे EV, तो EV इज इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू नॉट। इस पर एक न्यूमेरिकल देकर मैं आगे बढ़ूंगा, और ये V जो है SP स्टॉपिंग पोटेंशियल, चूंकि यहाँ पर ये कोई भी वोल्टेज हो सकता है, लेकिन चूंकि ये वोल्टेज रोक रहा है तो इसलिए इस वोल्टेज को स्टॉपिंग वोल्टेज कहेंगे। तो एक फार्मूला ये भी आएगा, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, कैसा न्यूमेरिकल होगा आपको खुद समझ में उसकी लैंग्वेज ही से पता चल जाएगा कि कैसा न्यूमेरिकल है। तो दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताइए, लिख लीजिए जल्दी से, एक न्यूमेरिकल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal surface can be stopped by applying voltage .35 volt when the radiation। तो देखिए लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना। when the radiation 256 नैनोमीटर इज यूज, तो लाइट जो स्ट्राइक की वो इतने नैनोमीटर की। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। चलिए जल्दी से बनाइए। तो देखिए कैसे करना है आपको, कुछ नहीं करना है। देखिए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है, E माइनस डब्ल्यू नॉट। तो बस EV
E माइनस डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू E माइनस EV। बस ये आपको है। E आप निकाल लीजिए घर पर, E इज इक्वल टू SC बाई लेमडा 2 into 10 to the power 25, 256 10 to the power minus 19 minus 9 जूल, 19 जूल। क्लियर है? और आपके पास ये सॉल्व कर लीजिएगा तो 2 बाई 256 रहने दीजिए, 10 टू द पावर माइनस 16 है, और आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 256 तो 0.007 0.0078 10 टू द पावर माइनस 16, मतलब ये हुआ 78 10 टू द पावर 20 हो जाएगा -4, तो इतना आप ले लीजिए। अच्छा, अब आइए यहाँ पर तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, ये भी ले सकते हैं 7.8 10 टू द पावर माइनस 19 माइनस 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 0.35, एक पावर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो वर्क फंक्शन 10 टू द पावर माइनस 19 7.8 माइनस 1.6 0.35। चलिए बताइए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सब लोग को समझ में आ गया? और इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है, सबको समझ में आ गया? बोलिए। तो भाई जैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल आए तो आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? देखिए कल रिवीजन क्लास है 4 PM पे, कल रिवीजन क्लास है, और संडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, वो मैं फ्राइडे को टाइम टेबल बताऊंगा। कल आपकी रिवीजन क्लास है। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। ये सबको समझ में आ गया होगा, कोई टफ नहीं। चलिए आप न्यू कंसेप्ट पढ़ते हैं। चलिए टॉपिक डालिए, बोर्स मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए इसके हर पॉइंट को आपको सीक्वेंस में समझना है बहुत ही अच्छे से। हम लोगों ने, सारे लोग ध्यान दें 5 मिनट, कि हम लोगों ने थॉमसन के बाद रदरफोर्ड, मेन रदरफोर्ड को हम लोग देखेंगे कि रदरफोर्ड ने जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है लेकिन पाथ फिक्स्ड नहीं था। ये थ्योरी गलत साबित हुई कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर एक्सीलरेटेड मोशन में है तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन फॉल्स डाउन इनसाइड द न्यूक्लियस, कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेटेड मोशन में होता है तो एनर्जी लॉस्ट होती है, फिर इलेक्ट्रॉन को गिर जाना चाहिए। तो रदरफोर्ड में ये ड्रॉबैक्स आया था। बोर ने कहा नहीं। अब बोर ने इसको प्रूफ किया, इसलिए गौर से सुनिएगा प्रूफ कैसे किया वो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। तो आपको बोर मॉडल याद रखिएगा, रदरफोर्ड के अंडर ही में पीएचडी किया था। ये स्टूडेंट था, बोर जो था वो रदरफोर्ड का स्टूडेंट था। तो रदरफोर्ड के इस थ्योरी को उन्होंने कुछ बातें तो मानी। भाई रदरफोर्ड का मेन डिस्कवरी क्या था? न्यूक्लियस। तो कुछ पॉइंट को माना, कुछ पॉइंट को नहीं माना। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। तो पहला पॉइंट गौर से सुनिए, उन्होंने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन revolve around the specific circular orbit. Point to be noted, fixed path उन्होंने एक वर्ड कहा। इसको उन्होंने प्रूव किया हाई स्पेक्ट्रा, जो पढ़ेंगे घबराइएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ए स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ, फिक्स्ड पाथ।
कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार अपने पाथ, हर ऑर्बिट में नहीं, अगर मैंने कहा 1 दूसरा 2 1 और 2 के बीच का कोई पाथ नहीं होता, 1.1 1.2 1.3 नहीं हो सकता। तो मेन पहला जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस, पॉइंट टू बी नोटेड, फिक्स्ड रेडियस। अब आवाज आई, अब आवाज आई गौरव, आवाज आई अब? गौरव आवाज आई? चलिए मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, पहले पहला पॉइंट डालिए। अच्छा चलिए, अब नहीं आएगी, अब आ जाएगी। अब देखिए, मैं पहला पॉइंट लिखिए, फिर मैं दोबारा इसको समझाऊंगा। पहला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन, जो बोर मॉडल ने कहा, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in, ये लाइन याद रखिए, स्पेसिफिक, यही बात रदरफोर्ड ने नहीं कहा था, स्पेसिफिक, आगे का लाइन परमिटेड, हर पाथ में नहीं, परमिटेड सर्कुलर, याद रखिएगा, सर्कुलर पाथ, आगे का लाइन ऑफ फिक्स रेडियस, रेडियस का कोई चीज नहीं बताया था, इसलिए आप देखिएगा बोर मॉडल रेडियस का फॉर्मूला भी बताएगा, फिक्स रेडियस एंड फिक्स्ड एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो फिक्स्ड एनर्जी भी होगी, इज कॉल्ड ऑर्बिट, उसको उन्होंने कहा ऑर्बिट। चलिए पहला पॉइंट गौरव साहू समझ में आया? आवाज आ रही है गौरव? देखो, बोर मॉडल, रदरफोर्ड और बोर मॉडल में यही पहला पॉइंट सब लोग अच्छे से समझ लो। रदरफोर्ड के कहने का मतलब ये था कि सर्कुलर पाथ, उन्होंने भी ऑर्बिट कहा था, सर्कुलर पाथ, लेकिन सर्कुलर पाथ कैसा होगा इसके बारे में नहीं उन्होंने बोला। तो बोर मॉडल ने इसका उन्होंने इविडेंस दिया, वो इविडेंस आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे इसके आगे पढ़ेंगे। उन्होंने क्यों स्पेसिफिक कहा, उन्होंने क्यों स्पेसिफिक फिक्स रेडियस कहा, उसका उन्होंने प्रूफ करके दिखाया, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट और सेकंड और थर्ड पॉइंट में मिलाकर समझाऊंगा। तो याद रखिए, बोर मॉडल के मुताबिक ऑर्बिट की जो डिफिनेशन है वो यही है, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक परमिटेड सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड एनर्जी। बोर मॉडल कहा कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, अगर इलेक्ट्रॉन अपने पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी फिक्स्ड है, ना घट रही है ना बढ़ रही है। इसका उन्होंने एविडेंस दिया, वो हम सेकंड थर्ड पॉइंट में आपको बताएंगे। और यही चीज रदरफोर्ड ने नहीं कहा। रदरफोर्ड ने कैसा पाथ होगा, क्या रेडियस होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या एनर्जी होगी, इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं दिया। दैट द रीजन उसकी में ड्रॉबैक्स आया। बोर मॉडल ने उसके ड्रॉबैक्स को इस तरह बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी लॉस नहीं होगी, लगातार रिवॉल्व करती रहेगी। बताइए, पहले पॉइंट में किसी को डाउट है? गौरव, आवाज कट कट के तो नहीं आई, पूरी साफ आई? पहले पॉइंट में प्लीज अब आप पूछिए डाउट। पहला पॉइंट सबको समझ में आ गया? मानस विनशा, यस, युवराज,
थस्पेल, चलिए पहला पॉइंट लिख लीजिए। अब सेकंड पॉइंट पर आइए। किसी को भी डाउट हो तो आप मैसेज में लिखिएगा, मैं अनम्यूट कर दूंगा। सेकंड पॉइंट यही उन्होंने कहा पहला सेकंड पॉइंट को कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अच्छे से पढ़िए, अब न्यूमेरिकल सब बहुत स्टैंडर्ड का आएगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन particular orbit remains constant। वही उन्होंने जो पहला पॉइंट में कहा, मैं उसको और अच्छे से, remains constant, it does not lose or gain energy। ना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन होगी, फिक्स्ड एनर्जी होगी। जो एनर्जी होगी ना लॉस करेगी ना गेन करेगी। उसका उन्होंने एविडेंस दिया कि फिक्स्ड एनर्जी क्यों है, वो हम आपको समझाएंगे, क्योंकि सारी पॉइंट एक साथ समझाने में मुश्किल होता है। अब मैं जो आपको समझा रहा हूं, अब आप 5 मिनट अच्छे से मेरी बातों को सुनेंगे। ये 2 पॉइंट सब लोगों ने लिख लिया अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी ना लॉस होगी ना गेन होगी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड होगी। अब उन्होंने कहा, साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई ऐसे कैसे होगा, आप एविडेंस दीजिए, एविडेंस दीजिए। आप इसका एविडेंस कैसे मिला वो मैं आपको अब समझाना चाह रहा हूं। यहां तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलिए। सेकंड पॉइंट लिख लिया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं अब थर्ड पॉइंट की तरफ। अब हमने आपको कहा कि आपको अभी एकदम चुपचाप से अच्छे से सुनना है। ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ध्यान दीजिएगा। ये सेकंड ऑर्बिट है और ये थर्ड ऑर्बिट है। गौर से सुनिए। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, प्लीज सुनिएगा अच्छे से। इसलिए आप देखिएगा जब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो ये टॉपिक है एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी। मतलब ये बोर मॉडल ने यही कहा कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, मतलब क्वांटाइज्ड है। क्यों कहा? अब देखिए उन्होंने कैसे कहा। इसी से बोर मॉडल से ही स्पेक्ट्रम का, इसलिए जस्ट बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोर मॉडल ने ही दिया था। एनसीईआरटी में पहले है देन बोर मॉडल है, लेकिन मैं पहले बोर मॉडल समझा के एटॉमिक स्पेक्ट्रम समझाऊंगा। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पार्टिकुलर ऑर्बिट में फिक्स्ड है, इसका एविडेंस गौर से सुनिएगा। आप जानते हैं, गौर से सुनिए, आप जानते हैं व्हाइट लाइट, आपको मालूम है व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो आप 9th में पढ़ा होगा, ये 7 कलर में ब्रेक हो जाता है। याद है सबको? यस या नो टाइप कीजिए। विव गॉयर याद है सबको? अरे रेनबो याद है? ए अल्लाह, बोलिए सब लोग जल्दी से। हाँ, मानस याद है सबको कि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होती है तो 7। हाँ, मतलब ये गौर से सुनिए, व्हाइट लाइट में गौर से सुनिए, हर पॉसिबल फोटोन की एनर्जी है, हर पॉसिबल, पूरा पॉसिबल है। जैसे किसी की मान लिया 10 यूनिट है, एकदम अच्छा, अभी लिखना उखना मत, आराम से सुनोगे, ध्यान दे के सुनोगे। किसी की फोटोन की 15 यूनिट है, किसी की 20 है, किसी की 25 है, किसी की 35 है, किसी की 42 है, यानी हर पॉसिबल एनर्जी है। जब व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो 7, और आपको मालूम है विव गॉयर सब में एनर्जी होती है, तो हर पॉसिबल है। तो देखिए कैसे बोर मॉडल ने कहा कि गौर से सुनेगा कि व्हाइट लाइट में हर पॉसिबल फोटोन की एनर्जी है। अब जैसे ही, अब मान लो, गौर से सुनो, हम मान लिया कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 10 यूनिट है, मतलब 10 जूल है,
इसकी 25 है, मान लेते हैं, मानने में क्या है, और इसकी 45 यूनिट है। बोर मॉडल ने यही कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो 10 यूनिट का 10 ही रहेगा, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब, यही फोटोन आएगा, यही एटॉमिक स्पेक्ट्रम इस पर पड़ेगा, तो ये इस फोटोन में हर फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। 10 से 25 में 15 यूनिट का फर्क है, तो ये 15 जूल को एब्जॉर्ब करेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। पॉसिबल फोटोन में वो हर फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में तभी जाएगा 3 जूल ऑफ एनर्जी को जा रहा है, तो इस फोटोन में से 35 वाले को एब्जॉर्ब करेगा। बाकी क्या होगा? अब आपके दिमाग में आएगा कि सर बाकी क्या होगा, बाकी कहां गया होगा? ध्यान दीजिएगा, तब मैं डाउट पूछूंगा आपसे कि इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो ना लूज करेगी ना गेन करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तभी इलेक्ट्रॉन लॉस, एनर्जी लॉस, या अब क्या होगा? पॉसिबल फोटोन है, पॉसिबल फोटोन है, पॉसिबल है, बाकी सब निकल जाएगा और मैं डार्क लाइन बनाता हूं, और जो 15 यूनिट को एब्जॉर्ब किया वहां डार्क आ जाएगा, 35 को एब्जॉर्ब किया वहां डार्क आ जाएगा। इसी को केमिस्ट्री में आप पढ़िएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उस विवगॉयर में 2 डार्क लाइन आ जाएगा। पहले यहां पर पूरा विवगॉयर वाला स्पेक्ट्रम था, रेनबो की तरह था, बाद में ये 2 डार्क लाइन आ जाएगा। इसी को आप पाइएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, तभी ये रिक्वायर्ड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। दूसरी बात सुनिए, जैसे कोई कहेगा सर क्यों जाएगा ऐसे तैसे, दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो जल्दी से याद रखिए ये अपने ओरिजिनल पाथ पर आना पसंद करेगा। और एनसीईआरटी तो लिखा नहीं, लेकिन याद रखिए 10 टू द पावर -8 सेकंड कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट पर गया फिर वापस आएगा और उतना ही यूनिट रिलीज करेगा। लोअर से हायर में जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, अब फिर जब अपने रिटर्न्स बैक होगा तो 15 ही यूनिट रिलीज करेगा। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, तो इससे क्या साबित हुआ कि भाई वो हर फोटोन को तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। इसलिए याद रखिए, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, प्लीज सुनिएगा, इट एब्जॉर्ब एनर्जी, ये गलत लैंग्वेज है, इट एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी से स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट आया और इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जहां डार्क लाइन आ जाएगा। विवगॉयर जो यहां पर पूरी तरह चमक रहा था, अब वहां 2 डार्क लाइन आ जाएगा, 2 डार्क लाइन आ जाएगा। तो बोर मॉडल ने क्या कहा, दोबारा सुनिए, इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकुलर ऑर्बिट में है तो ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तभी रिलीज या गेन होगी जब ये एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा, जब इस पर फोटोन की एनर्जी। इसीलिए बोर मॉडल ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को एनालाइज किया। बोर मॉडल जस्ट रदरफोर्ड के बाद नहीं आया था, उसने बहुत सारी बातों पर रिसर्च किया, देन अपना मॉडल दिया। तो यहां पर देखिए, उसको पूरी फोटोन मिल तो रही है लेकिन हर फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, वो सिर्फ 15 यूनिट को एब्जॉर्ब कर रहा है। थर्ड ऑर्बिट में जाने के लिए 35 यूनिट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी निकल जाएगा और जहां निकलेगा अब ऑब्जर्वेशन में वहां डार्क लाइन प्रोड्यूस्ड होगा। अब बताइए सारे लोग, जो मैंने कहा वो सबको समझ में आया या नहीं आया? अब कोई डाउट है? ये जो मैंने समझाया कि फिक्स्ड एनर्जी परमिटेड सर्कुलर पाथ, हर पाथ में मूव नहीं कर सकता। प्लीज बताइए, आप कोई डाउट है तो पूछिए। इसी से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट आएगा, इसी से स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट आया, एब्जॉर्प्शन, इमिशन,
क्यों आया? तो इसी से आया, ये देखिए, ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब, डार्क लाइन आर प्रोड्यूस्ड। चलिए, मानस जोशी, खसपेल, युवराज, कोई डाउट है तो आप पूछिए एक एक करके। अगर ज्यादा डाउट है तो अब मैं अनम्यूट भी कर सकता हूं। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? इविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी, इविडेंस ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स, इसी से पता चला, वरना वो तो कोई भी एनर्जी लेकर चला जाता नहीं, वो फिक्स्ड एनर्जी ही को लेकर जाएगा। 15 यूनिट चाहिए तो 15 ही। व्हाइट लाइट में बहुत सारी फोटोन है, लेकिन उस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जो इसको यहां से जंप करा दे, और जंप कराने के लिए इसको 15 यूनिट चाहिए। एब्जॉर्ब किया तो अब यहां पर डार्क लाइन आएगा। बताइए मानस शाह, अब सारे लोग अब बैठे मत रहिए, आप रिस्पॉन्स दीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मानस जोशी, मानस विनशा, खसपेल, यश, सारे लोग बताइए। मानस विनशा हैंड उठाए क्या? हाँ मानसवीन, मैं अनम्यूट कर रहा हूं, कोई डाउट है तो पूछिए। अच्छे से आ गया कि नहीं सबको? वेरी गुड। खसपेल, आप बोलिए खसपेल। हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं सर? जो आखिरी ऑर्बिट होगा वो कहाँ जम करे? हाँ, वो हम बताएंगे। देखिए है, देखिए, हाँ गौरव, आप पहले ही पूछ लिया है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाद में साबित होगा कि n जो है ना 1 to इंफिनिटी पॉसिबल है। प्लीज सुनिएगा गौरव, 1 to, लेकिन अब तक 7 तक ही आया, 2 3 4 5, उसको इंफिनिटी कहेंगे। इंफिनिटी सब कर ही नहीं सकते, वो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसी को आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। जो आप कहते हैं ना रिमूव करना, आखिरी ऑर्बिट का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो ऐसा ऑर्बिट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फ्री हो जाए। वो आप पढ़िएगा जस्ट बोर मॉडल में, उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बोर मॉडल की मदद से कैसे निकालेंगे। आखिरी से आगे जो जाएगा तो समझ जाइए वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रह ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऑर्बिट में रहने के लिए न्यूक्लियस का अध्ययन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होना चाहिए। आप जो आखिरी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस का वहां पर फोर्स लगभग 0, इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। समझा गौरव? वो जंप कर ही नहीं सकता, आखिरी ऑर्बिट को इन्फिनिटी कहेंगे, आखिरी ऑर्बिट को इन्फिनिटी कहेंगे, वो आयनाइजेशन हो जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब अभी जस्ट पढ़िएगा, घबराइए नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको अच्छे से लिखा देता हूं। तो ये चीज याद रखिएगा कि जो फिक्स्ड एनर्जी क्यों कहा। थर्ड पॉइंट जल्दी लिखिए, इफ इलेक्ट्रॉन, अब सब लोग जल्दी जल्दी पॉइंट सब लिखिए। इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट by absorbing रिक्वायर्ड, ये लाइन याद रखिए। अगर मान ले रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ, वही रिक्वायर्ड अमाउंट, ऐसे नहीं कि कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब करके चली जाएगी। रिक्वायर्ड अमाउंट मतलब फिक्स्ड एनर्जी, हर एनर्जी को लेके नहीं जाएगा। रिक्वायर्ड, एक मिनट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड का मतलब है फिक्स्ड, फिक्स्ड एनर्जी को लेके जाएगी, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इलेक्ट्रॉन, और से सुनिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स बैक टू द लोअर ऑर्बिट, अगर वो लोअर, चूंकि वो हायर पर रह ही नहीं सकता, गया दोबारा आ जाएगा। और 10 to the power -8, देखिए एक कितना कम है, वो जा ही नहीं, चूंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। देन it emits 6
सेम अमाउंट 15 जूल अगर एब्जॉर्ब करेगा तो 15 ही जूल रिलीज करेगा। इससे जो स्पेक्ट्रम आता है उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो अब स्पेक्ट्रम को समझाना बहुत आसान है। अब बोर मॉडल की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही थी, उन्होंने अपने मॉडल के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया। चलिए लिख लिया यहां तक सारे लोग, जल्दी बोलिए। युवराज आपको समझ में आया? युवराज, यश, मैंने जो थर्ड पॉइंट समझाया था वो समझ में आया? यश और युवराज, स्पेक्ट्रम के थ्रू जो मैंने समझाया था वो आया कि नहीं? चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखिए। मैं इसको लिखता हूं फिर इसको समझाऊंगा। यहां तक तो पूरी बात समझा चुका था, अब फिफ्थ पॉइंट लिखकर दोबारा इसको समझाऊंगा। द इलेक्ट्रॉन इसको मैं समझा दूंगा। मैंने कहा ना कि फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए बोर मॉडल या एटॉमिक स्ट्रक्चर के 50% पार्ट को पढ़ने के लिए। द इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। कोई भी चीज आप हम लोग चल भी लेते हैं तो उस पर दो फोर्स लगता है। स्टार सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है दो फोर्स की वजह से। हम गीली या बर्फीली जमीन पर सही से नहीं चल पाते क्योंकि वहां दो फोर्स नहीं लगता। अगर मैं इसको डायग्राम के जरिए समझाता हूं, पहले लिख लीजिए। फिजिक्स में पढ़ेगा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल। लिख लिया यहां तक? जल्दी बोलिए। यहां तक लिख लिया होगा शायद। सबको हो गया? एक दफा बोल दीजिए लिख लिया। अब देखिए, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। आपको मालूम है सर्कुलर मोशन में, अब ये देखिए सेंट्रीपिटल, गौर से सुनिए, सेंटर की तरफ। अब फिजिक्स में पढ़िएगा अवे फ्रॉम द सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। जैसे हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्स लग रहे हैं तो एक होता है, गौर से सुनिए अच्छे से, प्लीज सुनिएगा। एक वर्ड आता है, एक नया वर्ड सुनिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोलम्बिक फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है K, Q1, Q2, दो चार्ज बॉडी के बीच में। ये चार्ज बॉडी है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, एक वर्ड आता है सेंट्रीपिटल, गौर से सुनिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। लिखना शुरू कीजिए साइड में आप लोग। इसका मतलब होता है फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर।
और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अब सुनिए, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लाइन याद रखिएगा, प्रोवाइड्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे आप एक स्टोन में आप एक रोप डाल के इसको चारों तरफ घुमाइए, तो ये जो घूमेगा सर्कुलर पाथ जो बनेगा, तो यहाँ टेंशन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं है। अगर ग्रेविट जैसे अर्थ जो होता है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो यहां पर जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल के फोर्स। अब यहाँ पर दो चार्ज बॉडी है, तो ये भी सेंटर की तरफ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सेंटर। यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों यहाँ पर है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलिए प्लीज, ये सुनिए अच्छे से, ये लाइन समझ में आना चाहिए कि फोर्स पर, इलेक्ट्रॉन पर जो दो फोर्स लग रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। ये पहले बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फिक्स्ड नहीं होता, हर जगह अलग अलग होता है। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। बोलिए, लिख लिया? आमना, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आमना रिस्पॉन्स दें। आमना, दिव्यांशी, गौरव साहू, मानस जोशी, मानस विंशा, खसपेल, यश, युवराज, जल्दी बोलिए प्लीज। हाँ, अब आइए। तो मतलब ये हो गया कि के, एक मिनट मैं लिख ही देता हूं, बस ये लास्ट लाइन है, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आपकी। यहां देखें, बस एक लाइन लिख लीजिए कि यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैग्नीट्यूड में बराबर, तभी वो, ना तो अगर एक की भी मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब इसको नेक्स्ट क्लास में पूरा और अच्छे से ब्रेक करके समझाएंगे। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई आर, आप फिजिक्स में पढ़िएगा, इसको और अच्छे से हम लिखेंगे। पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया? एक दफा और, बोर मॉडल ने क्या कहा? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी। हर सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर सकता, स्पेसिफिक पाथ होना चाहिए। कोई पूछे फिक्स्ड एनर्जी का एविडेंस क्या दिया, तो उन्होंने कहा बोर मॉडल ने कि अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा तो हर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाएगा। अब फिर जब वो रिटर्न्स बैक करेगा तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। इससे उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कंसेप्ट दिया, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करता रहता है, इसका मतलब उस पर दो फोर्स लग रहा है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ, तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला चार्ज, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उसकी वजह से होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर के बराबर होगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है? सर सर बोलिए। चलिए, तो कल आपका रिवीजन क्लास है, ऑल क्लियर, वेरी गुड। कल रिवीजन क्लास है 4 बजे, आप अच्छे से पढ़ के आएंगे। मोलारिटी को, मोलालिटी वगैरह को ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ओके, बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।
ओके बाय, टेक केयर सब लोगों को।